हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मैं हूं अनंत और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। एक है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर और दूसरा होता है काइनेटिक फैक्टर। थर्मोडायनेमिक फैक्टर रिलेट करता है स्टेबिलिटी से और काइनेटिक फैक्टर जो है वो रिलेट करता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन से। आज हम बात करने वाले हैं काइनेटिक फैक्टर की, या अगर हम कहें स्पीड ऑफ द रिएक्शन की। इन केमिकल काइनेटिक्स और रेट ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए वो है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हेडिंग लगाएंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction is also known as velocity of reaction. Rate of reaction या velocity of the reaction यानी कि कितनी स्पीड हमारा रिएक्शन चल रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करना चाहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं that rate of reaction of any species is defined as the rate of change of concentration of the species with time. The rate of change of concentration of the species with time, यानी कि टाइम के साथ कितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, इसे हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें R रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट मिल रहा है P। इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो चेंज, अगर हम कहें रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ R, तो ये हो जाएगा माइनस dR अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। इसी तरीके से अगर हम लिखें रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P, तो ये हो जाता है माइनस dP अपॉन dt। अगर आप ध्यान दें तो रिएक्टेंट के लिए मैंने माइनस dR अपॉन dt लिखा है, जबकि प्रोडक्ट के लिए मैंने लिखा है प्लस dP अपॉन dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव आए। लिख लेंगे इस पॉइंट को भी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड सच दैट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा माइनस dR अपॉन dt, ये होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, वेयर डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। इसी तरीके से अगर मैं dP अपॉन dt चाहता हूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट P एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट R। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कई टाइप्स के हो सकते हैं, पहले यहां तक नोट कीजिए, इसके आगे हम लिखेंगे। इसके आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेट के बारे में। लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ रेट। बेसिकली तीन तरीके के रेट हमें देखने होते हैं। मान लीजिए अगर एक रिएक्शन है R गिविंग प्रोडक्ट P, तो इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे पहला टाइप ऑफ रेट अगर मुझे चाहिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो एक टाइम इंटरवल T के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन दे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन will be equal to minus change in concentration of reactant
अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू डेल्टा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर हम कंसेंट्रेशन के टर्म्स में लिखें, सो दिस इज C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, जहां पे C2 कंसेंट्रेशन है एट टाइम T2 एंड C1 कंसेंट्रेशन है एट टाइम T1. सो दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. एक इंटरवल टाइम डेल्टा टी के लिए हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर आप ध्यान दें तो रिएक्टेंट के चेंज को मैंने नेगेटिव साइन से डिनोट किया है, इस वजह से बिकॉज रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन होगा डिक्रीज, और क्योंकि डिक्रीज होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आएगा, तो पहले से ही नेगेटिव साइन लगा दिया है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आए, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है. देन ये हुआ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन का टाइप होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है उसी तरीके से हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की. सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं लिखाता हूं R इंस्टेंट से, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 और डेल्टा t टेंडिंग टू 0 चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा t. और अगर आप प्रोडक्ट को ऐसे दिखा रहे हैं लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, तो ये लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 पे बन जाता है dp अपॉन dt, that is R instantaneous. R instantaneous of the reaction is dp upon dt. और चेंज इन कंसेंट्रेशन है तो इसे आप लिख सकते हो dc अपॉन dt, चेंज इन कंसेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहां पे अगर आप इसे ग्राफिकली समझना चाहते हो तो लेट से यहां पे हमने लिखा है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. नाउ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, तो किसी एक टाइम t पे अगर आप निकालना चाहते हो तो टाइम t पे अगर आप इस ग्राफ पे एक टेंजेंट बना दो तो इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा dr अपॉन dt, और इस स्लोप में अगर हम माइनस साइन लगा दें तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन. इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट के लिए ड्रॉ कर लें P वर्सेस P, तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन होगा इंक्रीज, और किसी एक टाइम t पे अगर हमें चाहिए तो हम यहां बना लेंगे एक टेंजेंट, और इसका जो स्लोप है वो हो जाएगा dp अपॉन dt, and that will be the rate of reaction at instant time t. So t टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो स्लोप से आता है dp अपॉन dt प्रोडक्ट के लिए, और रिएक्टेंट के लिए हम लिख सकते हैं माइनस dr अपॉन dt. स्लोप तो dr अपॉन dt है, लेकिन हम एक माइनस साइन अपने से लगाएंगे ताकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए. तो थर्ड, इसके आगे हम लिखेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन. पहले आप यहां तक नोट करें. थर्ड टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन. सो थर्ड टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन. इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें बस इतना करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t dc अपॉन dt
एट t इक्वल टू 0, यानी कि जस्ट जब रिएक्शन शुरू हुआ t इक्वल टू 0 पे, उस समय पे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है इसे हम कहेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। सो ऐसे समझें, अगर किसी भी टाइम t पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो अगर आप y एक्सिस पे कंसंट्रेशन बनाएं और x एक्सिस पे टाइम बनाएं, लेट्स से ये हमारा कंसंट्रेशन का ग्राफ है। कंसंट्रेशन शुरू हुआ टाइम 0 पे C0 से और t टाइम पे कम हो गया। मान लीजिए t1 टाइम पे कंसंट्रेशन था C1 और t2 टाइम पे कंसंट्रेशन हो गया C2। सो जो रेट होगा, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ये ग्राफ है, बिकॉज कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। अगर प्रोडक्ट होता तो कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए था। तो हम यहां अगर लिखें कि चेंज इन dr upon dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ r भी इसे कह सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, which is average rate of reaction. So at T2 the concentration is C2 and at T1 the concentration is C1 for the reaction. In that case dr upon dt, or we should write minus dr upon dt equal to C2 minus C1 upon T2 minus T1. कुल मिला के इतना समझना है दैट रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आना चाहिए। तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 करने पे अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपको जस्ट उस पे प्लस साइन लगा, माइनस साइन एक और लगा देना है, यानी टोटल प्लस साइन होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी पॉजिटिव फॉर एनी रिएक्शन। अगर आप रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तब भी पॉजिटिव होना चाहिए, प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं तब भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर एक रिएक्शन दे रहा हूं, कोई एक रिएक्शन है R से P बन रहा है और टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ R हमें दे रखा है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन था 80, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे कंसंट्रेशन हो गया 40, t इक्वल टू 20 सेकेंड पे कंसंट्रेशन हो गया 20 और t इक्वल टू 30 सेकेंड पे, these are all in seconds, ये हो गया 10। अगर यहां पे हमसे पूछे फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन, फ्रॉम 0 to 10 second, and first this is 0 to 10 second is from 10 to 20 second. Find the rate of the reaction. So जो एवरेज रेट होगा 0 से 10 के लिए वो होगा C2 माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम 10 माइनस कंसंट्रेशन at time 0, that is minus of 40 minus 80 upon T2 minus T1, that is 10 minus 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 upon 10, that is 4। नाउ जो कंसंट्रेशन है ये मान लीजिए मोलैरिटी के टर्म्स में है, तो ये मोलर के टर्म्स में है, तो ये हो जाएगा 4 मोलर पर सेकेंड। अगर हमें एवरेज रेट चाहिए 10 से लेके 20 तक, तो कंसंट्रेशन रखना होगा हमें कंसंट्रेशन एट 20 माइनस कंसंट्रेशन एट 10 अपॉन T20 माइनस T1, दैट इज 20 माइनस 10। तो कंसंट्रेशन एट 20 इज 20, कंसंट्रेशन एट 10 इज 40 अपॉन, ये माइनस साइन के साथ आएगा बिकॉज ओवरऑल वैल्यू हमें चाहिए पॉजिटिव, 20 माइनस 10, तो ये आ जाता है 2 मोलर पर सेकेंड। तो ये हुआ एवरेज रेट कैलकुलेट करने का तरीका। नोट करें।
इसके आगे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन rate of reaction of different species and rate of reaction। अलग अलग स्पीशीज के लिए और रेट ऑफ रिएक्शन एक टर्म जो होगा रेट ऑफ रिएक्शन उनके बीच रिलेशनशिप बताने के लिए। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो होंगे वो सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। वो डिपेंड करेगा स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है N2 plus 3H2 giving 2NH3। तो यहां पे अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 चाहिए तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 हो जाएगा माइनस dN2 अपॉन dt। इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 अगर हमें चाहिए तो ये हो जाएगा माइनस dH2 अपॉन dt। और अगर हमें चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NH3 तो ये हो जाएगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट है इस पे आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज dNH3 अपॉन dt। अब अगर हम देखें तो N2 का रेट जो है वो H2 के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 1 मोल N2 रिएक्ट होगा तो उतने ही टाइम पे 3 मोल H2 रिएक्ट होगा और 2 मोल NH3 प्रोड्यूस होगा। ये डिपेंड करता है स्टिक्योमेट्री पे। तो अगर इनको रिलेट करना है हमें आपस में तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 dN2 अपॉन dt, that is equal to minus 1 upon 3 dH2 upon dt, that is equal to 1 upon 2 dNH3 upon dt। यानी कि आपको डिवाइड करना होगा स्टिक्योमेट्री से रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट स्पीशीज को, तब जाके रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिलेगा। सो अगर मान लीजिए एक हमारे पास जनरल रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा बी गिविंग गामा सी प्लस डेल्टा डी। इसके लिए अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन है निकालना और ये रेट बैलेंस रिएक्शन है मान के चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए माइनस 1 अपॉन अल्फा, बिकॉज अल्फा जो है वो स्टिक्योमेट्रिक है, dA अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बीटा dB अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन गामा dC अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा dd अपॉन dt। This is the rate of the reaction for a general reaction। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तभी आप रेट ऑफ रिएक्शन यहां लिख पा रहे हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको रिएक्शन पहले से लिख के नहीं दे रखा, पहले से आपको बैलेंस रिएक्शन नहीं दे रखा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे तो 1 लगा हुआ था N2 के आगे। मैं चाहूं तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता था, तब ये रेट ऑफ रिएक्शन फिर स्टिक्योमेट्री के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टिक्योमेट्री पे डिपेंड करता है और इस वजह से हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ होना चाहिए था। इस पॉइंट को आप नोट लगा के लिख लीजिए। तो नोट लिखिए, रिमेंबर rate of reaction has no meaning unless balanced chemical equation
is given, unless balanced chemical equation is given. For example, rate of reaction for N2 reacts with H2 is 10 to the power minus 2 molar. Then find the rate of reaction of N2. सो यहां पे आपको बैलेंस रिएक्शन नहीं दे रखा, बस आपको रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रखी। तो रेट ऑफ रिएक्शन अब यहां पे मेरे ऊपर है कि मैं कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन, किसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सा होगा जिसके हिसाब से मैं प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मान लीजिए यहां पे अगर मैं मान लूं कि N2 प्लस 3H2 है गिविंग 2NH3, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा माइनस dN2 अपॉन dt, और मुझे चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, मतलब मुझे चाहिए माइनस dN2 अपॉन dt, तो dN2 अपॉन dt यहां से आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड। लेकिन अगर किसी के दिमाग में ये आया कि क्यों ना चलो हम 3N2 प्लस 9H2 गिविंग 6NH3 ये रिएक्शन लिख लें, तो अब इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ही बदल जाएगा, और यहां रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा माइनस 1/3 dN2 अपॉन dt। तो यहां पे अगर मुझे माइनस dN2 अपॉन dt चाहिए, क्योंकि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 चाहिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर पर सेकेंड। सो मीनिंग कंप्लीटली बदल गया। इसलिए हमेशा जब भी सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो तो उस केस में आपको रिएक्शन दिया हुआ होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 अगर दिया हुआ है तो वहां बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 दिया हुआ है तो वहां बैलेंस रिएक्शन की जरूरत नहीं है। अगर इंडिविजुअल स्पीशीज के लिए दिया हुआ है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है तो उस केस में आपको रिएक्शन दिए जाने की जरूरत है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो अगर आपने बदल दिया तो इसमें N2 का रेट ऑफ रिएक्शन ही बदल जाएगा। जैसे इस केस में आप देखिए तो N2 का रेट ऑफ रिएक्शन ही bदल गया, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब यहां पे ये क्वांटिटी मीनिंगलेस हो जाएगी। नोट कीजिए यहां तक। इसके आगे हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो हेडिंग लगा देंगे यहां पे हम छोटा सा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर सकता है। सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे रेट लॉ, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कंसंट्रेशन टू द पावर समथिंग, ये हम पढ़ने वाले हैं रेट लॉ के नाम से। सेकेंड फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के वेरी करने के साथ में हम देखते हैं कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। जनरली ये देखने को मिलता है टेम्परेचर के बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। किस तरीके से बढ़ता है, क्या इक्वेशन है, वो बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस में। थर्ड जिस पे डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैसे, तो जनरली ऐसे देखने को मिलता है कि गैस के स्टेट में अगर हमारा रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा लिक्विड से और वो ज्यादा होगा सॉलिड से। यानी कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा रिएक्शन के लिए उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं सरफेस एरिया अगर आपने बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। कैटलिस्ट,
अब कैटलिस्ट जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव कैटलिस्ट ऐसे कैटलिस्ट होंगे जो इंक्रीज कर देंगे एक्टिवेशन एनर्जी को एंड डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। सो सीधे सीधे शब्दों में समझें, पॉजिटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कर देंगे डिक्रीज। तो ये जो चार फैक्टर है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, ये फैक्टर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो फैक्टर देखेंगे हम, वो कभी कभी यूज होता है, और हमारे कोर्स में फिलहाल ये चार ही हमको पढ़ने हैं। सो फिफ्थ वन लिखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। सिक्स्थ वन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और सेवेंथ वन हो जाएगा प्रेशर। एट, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन and ninth one, pH of solution. So factors affecting the rate of reaction, इसमें से जो हमारे कोर्स में है वो होगा कंसंट्रेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात कर ली मैंने, और एक हम देखेंगे कैटलिस्ट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होंगे जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं शुरू करूंगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और जो वीडियोस बनाऊंगा वो आपके कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन में आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।